सो बच्चों, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो हमारी सीरीज चल रही है रे ऑप्टिक्स के बारे में। अब रे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग मैग्निफिकेशन फार्मूला और मिरर फार्मूला को डेराइव करेंगे अच्छे से। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है मुझे पता है, लेकिन डेरिवेशन से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, तो आपको डेरिवेशन अच्छे पता होना चाहिए। डेरिवेशन कैसा है, फिर उससे आप फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, फिर शुरू करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। मिरर फार्मूला प्लस मैग्निफिकेशन फार्मूला, दो चीजें हमें डेराइव करनी है। सबसे पहले चलिए मिरर फार्मूला डेराइव करते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। किसकी हेल्प से बच्चों? कॉनकेव मिरर की हेल्प से मिरर फार्मूला को डेराइव करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर किसकी हेल्प से कर रहे हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर की हेल्प से। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें। कॉनकेव मिरर में कैसा दिखता है कॉनकेव मिरर? सबको पता होना चाहिए, ऐसा कुछ बनेगा कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पास। क्या चीज़ होती है बेटा? एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बढ़िया से बनाएंगे फिगर। आप लोग एक बार प्रैक्टिस की जरूर कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे होता है पोल। ठीक है, कॉनकेव है तो इधर से पॉलिश्ड रहेगा, इस तरफ से पॉलिश्ड रहेगा। फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक होता है यहाँ पर फोकस, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक चीज़ होती है, ये तो फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी इसको रेडियस नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये हो गया सी। अब मान लो मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ला के रख दिया। कहाँ ला के रख दिया बच्चों? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ला करके रख दिया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ला के रख दिया। अब ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी। ठीक है, अब एक क्या बनता है? नॉर्मल भी एक होता है। एक चीज़ पहले नॉर्मल भी बना दो। नॉर्मल क्या होता है? ऐसी कोई भी लाइन, मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल कौन सा होता है? जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए उसे वो क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब मान लो एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई यहाँ से ऑब्जेक्ट से यहाँ पर टकराई। ठीक है, क्या हुआ? यहाँ पर टकराई। थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँ, इसको नॉर्मल को थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि अच्छे से बना पाऊँ फिगर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट मुझे कर लेने दो, थोड़ा सब्र करो आप लोग। हाँ, यहाँ से टकराई। टकराने के बाद जिस एंगल पे टकराई होगी, मान लो यहाँ थीटा एंगल पे टकराई है, तो थीटा थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, एडजस्ट कर लेना। या फिर अगर इसको थोड़ा सा दूर कर दो तो थीटा बड़ा हो जाएगा क्या? थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख देते हैं। थीटा ठीक है, यहाँ पे इसको रख दिया। ऑब्जेक्ट जो था हमारा यहाँ है, समझिए ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, और आपने पहला ही लॉ पढ़ा होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो मतलब जो रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो भी सेम एंगल बनाएगी, वो भी क्या होगा बेटा? सेम एंगल बनाते हुए चली जाएगी। कहीं से भी जा सकती है, जरूर नहीं फोकस से जाए। पैरेलल लाइन होती तो फोकस से जाती, ऐसे चली जाएगी। अब जहां से जाएगी बेटा वहां पर जो बनेगा वो क्या होगा? अब देखो, एक रे तो मैंने ऐसे ले ली, दो रे कम से कम हमें रे डायग्राम बनाने के लिए दो रेस चाहिए, और एक रे मान लो मैंने यहीं से ले ली ऐसे, तो वो क्या होगी? वापस से बाउंस बैक हो जाएगी पोल से टकरा के। अब दोनों रेस कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? इमेज। यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ इमेज। अब आपको पता है पोल से लेकर के इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं वी। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं यू। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? आर बोलते हैं। अब देखिए, मैंने कल ही बताया था आपको एकदम स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पर एक देखो, अभी सुन लो, जो कल बताया था उसको देखेंगे, पहले सुन लो। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा बेटा, और इस चीज़ को नाम दे दूंगा पी डैश। क्या नाम दे दूंगा? पी। ठीक है, अब हमारे पास जो भी हमने पढ़ा था पहले, कि जो भी हमारे पास मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एपर्चर के होते हैं। कैसे मिरर होते हैं? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एपर्चर के। अगर मिरर बहुत ज़्यादा स्मॉल एपर्चर के हैं तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जो एफ होता है वो r/2 के बराबर होता है। और देखो, जब इसका एपर्चर बहुत छोटा कर दूंगा तो अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर लगभग पी के पास आएगा कि नहीं? लगभग पी के पास आएगा कि नहीं? अगर मैं इसको छोटा करता रहूँ, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना ही पड़ता है तो मैं दिखा देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन।
और मैं इसको अगर छोटा इतनी मेहनत से बनाया है, छोटा करूँ तो ये P और करीब आ जाएगा इसके, समझ में आ रहा है। तो P क्या होगा बेटा, और करीब आ जाएगा, डेमोंस्ट्रेशन में दिख नहीं पा रहा है, बस ये समझ लो। इसको छोटा करता रहूंगा तो P क्या होगा, P डैश P के ऊपर ही आ जाएगा। तो बहुत स्मॉल एपर्चर का है तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा P डैश के, P किसके हो जाएगा बेटा, P डैश के ऊपर, मतलब P और P डैश को हम बराबर मानेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। स्मॉल एपर्चर का मिरर है इसलिए F इज इक्वल टू R/2 होता है, फोकस R/2 के बराबर होता है, लास्ट क्लास में हमने डेराइव किया था। और P जो है उसको लगभग कहाँ मान लेंगे, बहुत ही छोटा है तो P क्या होगा, P डैश के ऊपर होगा। क्या इतनी बातें थोड़ा समझ में आ रही है। अब देखो कुछ एंगल्स हम लोग मानते हैं। पहले ये जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बन रहा है उसको अल्फा मान लेते हैं, इमेज के साथ जो भी एंगल बन रहा है उसको बीटा मान लेते हैं, और इसके वाले एंगल को हम लोग गामा मान लेते हैं। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, बाद में ये एंगल्स वैसे भी हट जाएंगे, किसी को अल्फा बीटा गामा किसी को भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, इट्स टोटली अपॉन यू। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिएगा। वो टोटल आपके ऊपर है, तो एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा मैंने मान लिया। अब देखिएगा बेटा, ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, और इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम मिल गया है ना, इसको ए मान लिया, पी मान लिया, सबको सब पॉइंट मिल चुका है। अब हम बात करते हैं ये वाले ट्राइंगल में। मैं ट्राइंगल आपको दिखाऊं क्या, ट्राइंगल आपको दिखाता हूँ रेड कलर में। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब मैं इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल की बात करूँ, अभी हटा दूंगा इसको क्योंकि फिगर खराब हो रहा है। तो इसके दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा या नहीं, बोलो। दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा या फिर नहीं, बताओ। कोई भी ट्राइंगल होता है, ऐसा कोई भी ट्राइंगल बना दो, उसके दो इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल, अब इसको मैं मिटाने की कोशिश करूंगा, वैसे मैंने नई चीज बना दी, शायद मिटे या ना मिटे, मिट गया, चलो थैंक गॉड। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल, किसकी बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल CIA, किसकी बात कर रहा हूँ, ये I है, ठीक है, F तो अलग है, ये CIA की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल CIA, किसकी बात हो रही है बेटा, CI और A। तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बीटा के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला है, ये वाला क्या है बेटा, दूसरा ट्राइंगल है। इसमें अगर मैं बात करूं, दूसरा ट्राइंगल में आपको दूसरा वाला भी दिखा देता हूं, ट्राइंगल ये वाला। इसमें देखो इन दोनों का सम इस वाले एक्सटीरियर के बराबर होगा, और इन दोनों का अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, इसका नाम क्या है, नाम देते हैं, ठीक है, हो गया सारी चीज। अब इसका अगर मैं नाम दूं तो इन ट्राइंगल, किसकी बात हो रही है, बोलिए, इन ट्राइंगल PCA या नहीं AOC, किसकी बात हो रही है, AOC की, AOC की बात हो रही है। तो AOC में देखो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा के बराबर है। किसके बराबर है, गामा के बराबर है। अब मुझे यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना है। अब मकसद क्या है एलिमिनेट करने का, सब बताऊंगा, पहले समझ लो अच्छे से। तो थीटा को एलिमिनेट करना है तो मेरे पास दो इक्वेशन है, अगर एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन को मैं घटा दूं, क्या कर सकता हूँ बेटा, ये अल्फा है, सॉरी अल्फा है, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो थीटा से थीटा चला जाएगा। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो माइनस करूंगा तो ये गामा माइनस अल्फा बचेगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, बीटा माइनस गामा, क्या बचेगा, बीटा माइनस गामा। अब गामा को एक तरफ कर देते हैं, अल्फा बीटा को एक तरफ, तो गामा को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 गामा हो जाएगा, गामा माइनस था इधर आ गया प्लस हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है, 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 मिनट में इतनी बातें समझ में आने की नहीं, एक बार थम्स अप में बताओ, इतने बच्चे देख रहे हैं, एक बार थम्स अप में बताओ बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या इतनी बात समझ में आई या रिपीट करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ से एक एक एंगल को, जो ऑब्जेक्ट के साथ था उसको अल्फा, जो इमेज के साथ था बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ था उसको गामा, या नॉर्मल के साथ था उसको गामा मान लिया। अब उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद देखो बच्चों, फिर मैंने लगाया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या बनाया मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बनाया, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मैंने क्या बनाया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा हो गया, और दूसरे वाले ट्राइंगल में लगाया तो गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा हो गया, उसके बाहर वाले एंगल। तो इतनी बातें सबको समझ में आनी चाहिए। अब एक चीज और मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब एक चीज और सोच रहा हूँ कि इसी पेज में सारी चीजें अगर हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक
इसी पेज में सब जाता तो सही रहता। अब देखिएगा, अब मैंने एक एजम्पशन लिया था। क्या एजम्पशन लिया था कि बहुत छोटा है, मतलब p और p' बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं 10 अल्फा की वैल्यू लिखूँ, क्या लिखूँ 10 अल्फा की वैल्यू, तो 10 अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से 10 अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ए पी डैश अपॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब ये ओ पी डैश क्या हो जाएगा, ए क्या होगा बच्चों बताओ, ए पी डैश अपॉन ओ पी डैश। और हमने क्या किया था, जो पी डैश था वो पी के बराबर था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 अल्फा इज इक्वल टू ए पी अपॉन ओ पी, लिख सकता हूँ कि नहीं। और ए पी क्या चीज़ है, ए पी क्या चीज़ है, जो भी हमने लिया था, ए पी को मान लेते हैं हाइट मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एच मान लेते हैं, तो एच अपॉन ओ पी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूरा का पूरा, इसको यू बोलते हैं, तो यू हो जाएगा एच अपॉन यू। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये हो गया एच अपॉन यू। अब इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, 10 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम अगर 10 बीटा की निकालना चाहें तो 10 बीटा क्या हो जाएगा बताओ, 10 बीटा क्या हो जाएगा, 10 बीटा। अब ये वाले ट्राइंगल में देखो 10 बीटा क्या होगा, देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से ट्राइंगल से 10 बीटा निकलेगा, ये देखो रेड कलर से बना रहा हूँ, इससे 10 बीटा निकलेगा। 10 बीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन एफ पी, नहीं आई पी डैश, एच अपॉन आई पी डैश, एच अपॉन आई पी डैश। अब आई पी डैश को आई पी लिख सकते हैं, हमें पता ही है, तो एच अपॉन आई पी हो जाएगा। और आई पी मतलब क्या है, आई पी मतलब क्या है, इमेज का डिस्टेंस, मतलब उसको वी बोलते हैं, तो एच अपॉन। अच्छा यू नेगेटिव में था, सारे के सारे साइन कन्वेंशन के साथ लेना है हमें, सबके सब साइन कैसे लेने हैं बेटा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब ये इस तरफ है ना, रे कहाँ जा रही है, उधर जा रही है, और इधर बन रहा है, तो मतलब साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखना है, कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डेरिवेशन सॉल्व करो, रे ऑप्टिक्स में हमेशा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में हमने साइन कन्वेंशन में देखा था। अब ये हो गया 10 अल्फा, नहीं है 10 अल्फा की तो हमने निकाल ली थी, 10 बीटा की वैल्यू है, ये जो चल रही है वो 10 बीटा की वैल्यू है, सॉरी ये बीटा है, ये भी क्या है, बीटा है। अब गामा की वैल्यू निकालें तो 10 गामा इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर अगेन एच है, और बेस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सी तक की दूरी क्या होती है, 2r होती है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, तो r इज इक्वल टू 2f होगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, या फिर इसको r लिख दो, अभी के लिए r लिख दो। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल की दूरी रेडियस होती है, तो r हो जाएगा, और ये भी माइनस में r हो जाएगा, माइनस में r हो जाएगा। अब देखो बेटा, जब एंगल बहुत छोटा होता है, अब ये अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर बहुत छोटा है, तो 10 अल्फा, वो अल्फा बीटा एंड गामा बहुत बहुत क्या है बेटा, बहुत छोटे हैं। अब जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, तो जो 10 अल्फा होता है वो बराबर होता है अल्फा के, 10 बीटा जो होता है वो बराबर हो जाएगा इसके बीटा के, और गामा जो है वो गामा के बराबर हो जाएगा। 10 की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है 10 के। बोलो इतना समझ में आया। अब देखिए, अब बस वैल्यू यहाँ पर रखनी है। 10 अल्फा अल्फा के बराबर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो अल्फा की भी है, ये वैल्यू बीटा की है, और ये वैल्यू गामा की है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से, सॉरी ऊपर वाली है अल्फा की, गड़बड़ कुछ ना कुछ, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ये है, ये वैल्यू अल्फा की थी, अल्फा की है, ये बीटा की है, और ये गामा की है। तो मैं यहाँ पे रखना चाहूँ, गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू कोई बता सकता है, एच अपॉन आर। क्या है बच्चों, एच अपॉन माइनस आर, और आगे 2 भी था तो 2 भी रहेगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन माइनस यू, एच अपॉन माइनस यू। ठीक है, यू को अच्छे से बना देते हैं। और फिर बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन माइनस। अब सारे के सारे माइनस को मैं काट सकता हूँ, हर तरफ माइनस है, हर तरफ एच है, एच को भी काट सकता हूँ। तो मेरे पास बचा क्या, लास्ट में मेरे पास बचा क्या, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, क्या हुआ, ठीक है। अब इसको छोटा करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं इसको, छोटा हो गया। अब देखिए बचा क्या, यहाँ बचा 2 अपॉन आर, यहाँ क्या बचा बच्चों, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अब 2 को नीचे भेज दें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू।
और r/2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ फॉर्मूला डायरेक्ट, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन आपको आई होप समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बोलो बच्चों, आया समझ में? फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आया? अभी हमने कॉनकेव की हेल्प से देखा है, एक बार कॉन्वेक्स की हेल्प से भी देख लेंगे शॉर्टकट में, फिर उसके बाद सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। बोलो आया समझ में? एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ में आया हो तो, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो अगर समझ में आया हो तो, फिर हम आगे बढ़ें। फिर आगे बढ़ें, ठीक है? यस सर, ठीक है, समझ में आ गया? ये किसकी हेल्प से हमने देखा? अब कॉन्वेक्स की हेल्प से देखते हैं, ठीक है? अब कॉन्वेक्स की हेल्प से देखिए डेरिवेशन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से छोटा सा कर देते हैं इसको ताकि हमारा आसानी से चीज़ें हो पाए, ठीक है? देखना बच्चों, कॉन्वेक्स से तो इधर से पॉलिश्ड होगा, ये हो गया पोल, ये क्या हो गया बेटा, पोल हो गया। उसके बाद देखिए ये यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है? यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट से एक रे भेजा जाए पोल की तरफ तो ये वापस आ जाएगी, एक रे भेजूंगा पोल की तरफ तो क्या होगा, वापस आ जाएगी। एक रे को ऐसे भेजता हूँ। अब यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं ले लेते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर क्या लेते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी लाइन, अब जो भी रे इससे जाती है वो क्या होती है बेटा, सेम एंगल बनाते हुए जाएगी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब देखो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये तो अब मिलेंगे ही नहीं कभी भी, ये रे देखो वापस से लौट आई, ये दोनों मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, जबरदस्ती इनको पीछे की तरफ भेज करके मिलाते हैं, पीछे की तरफ भेज के मिलाते हैं, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बन जाएगी, ठीक है? समझ में आ रहा होगा इतना, यहाँ इमेज बन जाएगी, यहाँ पर क्या है, अब जो भी ऑब्जेक्ट के पास एंगल होता है उसको अल्फा बोलते हैं, इमेज के पास जो भी एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा बोलते हैं, और जो भी, सॉरी अंदर ही बना देते हैं बीटा, ये बीटा हो जाएगा, और जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गामा बोलते हैं। अंदर बना दो यार, अंदर थोड़ा सही रहेगा, ये हो जाएगा बीटा और ये क्या हो जाएगा बेटा, गामा हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, गामा, उल्टा बना रहा हूँ यार, ये हो जाएगा गामा। बोलो इतनी बात समझ में आया, अल्फा बीटा गामा कैसे लिया है, अल्फा बीटा और गामा कैसे लिया, ये समझ में आया कि नहीं, बताओ बताओ बच्चों, अल्फा बीटा और गामा कैसे लिया, समझ में आया होगा। अब देखना अब क्या होगा इसमें, अब यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग u बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग v बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको r बोलते हैं, और यहाँ पे अगेन एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा और ये p डैश के बराबर होगा। हमें पता है कि अपर्चर छोटा है, अपर्चर छोटा होने का मतलब क्या होता है, f इज इक्वल टू r/2 के बराबर होता है, और p किसके पास जाता है, p डैश के पास जाता है, p किसके पास जाता है, p डैश के पास जाता है। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए, जनरल बातें हम लोग कर रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा, बता सकते हो, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है? ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे पोल बना हुआ है, यहाँ पर क्या है बेटा, पोल बना हुआ है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा एंगल। अब मैं अगर बात करूँ, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल की, कौन सा ट्रायंगल है, ओ, यहाँ पे ए नाम दे देते हैं इसको, ठीक है? इस वाले को क्या नाम देते हैं, ए नाम देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की, तो मैं आपको दिखाऊँ कौन सा ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की, मिटा दूंगा हालांकि अभी, इस वाले ट्रायंगल की। तो इसमें क्या, दो एंगल अल्फा प्लस बीटा का सम थीटा के बराबर होगा कि नहीं, बोलो? अब इस वाले ट्रायंगल का नाम कुछ दे देते हैं, क्या नाम हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ आई ए, ओ आई ए, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, ये पहला इक्वेशन होगी। अब कौन से ट्रायंगल को लें, अब दूसरे वाले ट्रायंगल को ले सकते हैं, अब हम ले सकते हैं इस वाले ट्रायंगल को, हाँ इस वाले ट्रायंगल को ले, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा।
अगर ये वाला एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर, या वो बोल सकते हो क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो मैं अगर इस वाले ट्राइंगल को लूँ AIC, इन ट्राइंगल AIC, इसमें बोल सकता हूँ गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। अरे ये ट्राइंगल आपको दिखा दूंगा, नाम से नहीं समझ में आ रहा हो तो ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों का सम बाहर वाले ट्राइंगल के बराबर होगा। अब देखो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू रख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं थीटा को मुझे क्योंकि हटाना है, हमें क्या है बेटा थीटा से नफरत है, अगर मुझे थीटा को हटाना है तो मैं क्या नाम रख सकता हूँ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या थी अल्फा प्लस बीटा। ये हमने ये वाला पूरा ट्राइंगल लिया था ना, ये गामा के साथ वाला ट्राइंगल लिया था, यहाँ पे बीटा की जगह गामा रहेगा, सॉरी हमने ये पूरा बड़ा ट्राइंगल लिया था, एकदम स्टार्टिंग में हमने ये वाला पूरा ट्राइंगल लिया था, ये पूरा ट्राइंगल लिया था, तो यहाँ पे बीटा नहीं था गामा आएगा, क्या आएगा बेटा गामा आएगा। अगर मैंने छोटा वाला ले लिया हो तो इग्नोर करना उसको, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, यहाँ आना चाहिए गामा, यहाँ आएगा गामा, तभी आपकी इक्वेशन डेराइव हो पाएगी। हालांकि लेने को छोटा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हमें जो डेरिवेशन करना है वो डेरिवेशन में कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं, तो वो डेरिवेशन नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हम गामा वाला लेंगे। क्या नाम दे दो उसको, सी दे दो, OI की जगह यहाँ सी लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो बेटा सी लिख दो, OC के नाम दे दो, ठीक है आप समझ में आए। अब बीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा, ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू बीटा, तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, ये बोल सकता हूँ कि नहीं 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अब ध्यान देना, अब वापस से वही 10 वाला केस, वापस से क्या करेंगे बेटा 10 वाला केस लगाएंगे, लिखेंगे 10, अगर मैं 10 अल्फा की वैल्यू लिखूँ, 10 अल्फा को अल्फा ही बोल सकते हैं, एंगल बहुत छोटा है, बार बार वही कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर 10 अल्फा या फिर अल्फा बस खाली लिखो अल्फा या फिर लिखो 10 अल्फा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बता सकते हो, परपेंडिकुलर, इसको हाइट हम लोग बोल देते हैं h अपॉन, ये हो जाएगा कितना u होता है, u इधर है तो माइनस u हो जाएगा। अगर मैं बीटा की बात करूँ जो कि 10 बीटा के बराबर होता है, उसकी वैल्यू रखूँ तो यहाँ पे है बीटा, बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये h अपॉन, और v उधर ही है तो v क्या हो जाएगा इस बार प्लस में होगा, इस बार v क्या होगा बेटा उधर है तो प्लस में होगा। और अगर गामा की बात करूँ तो 10 गामा, अगर गामा की बात कर रहा हूँ तो देखना गामा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब h अपॉन, ये डिस्टेंस क्या है r है, h अपॉन r। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा वैल्यूज रख देंगे, वैल्यू अगर रखते हैं ये r भी पॉजिटिव में होगा इस बार, जाहिर सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा ये 2h अपॉन r, और बीटा की वैल्यू क्या है h अपॉन v, और गामा की वैल्यू क्या, वो अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या है h अपॉन माइनस यू। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और h से h सब कुछ कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 अपॉन r को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन f लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू। ये हो गया हमारा डेरिवेशन कंप्लीट, ये हो गया बेटा डेरिवेशन कंप्लीट। बताओ समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़े हम लोग सवाल की तरफ। तब हम आगे बढ़े, सवाल किस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला भी। ये सवाल करने के बाद फिर मैग्निफिकेशन फार्मूले पे आएंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, पहले मैग्निफिकेशन देख ही लेते हैं, जब डेरिवेशन चल रहा है तो लाइन से डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक हैं सब हम कवर करेंगे लाइन से, एक भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं। ठीक है, तो इस बार सब्र करके देखो, इसीलिए मैंने 2 क्लास रख दिए, एक सुबह एक शाम, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, 2 क्लास हम लोग चलाएंगे डेली कुछ दिनों तक, जब तक हमारा सिलेबस थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता है। ठीक है, अब देखो कॉनकेव मिरर एक में बनाता हूँ। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब समझना, मैग्निफिकेशन मतलब होता है HI अपॉन HO, या फिर कहीं कहीं लिखा होता है I अपॉन O। मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को कंपेयर करने को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को कंपेयर करने को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन मतलब है कि जो आपका इमेज है ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर का था और जो उसकी इमेज बनी है वो 8 सेंटीमीटर की बनी है, तो आपको पता है जो इमेज है वो 2 गुनी लंबी है, तो मैग्निफिकेशन कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। करके भी देख सकते हो, क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। फील आपको पता चली? क्या मतलब क्या है मैग्निफिकेशन का? पता चला।
ऑब्जेक्ट क्या था आपका 4 था, इमेज क्या बनी है 8 बनी है, तो मतलब क्या है 2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 2 गुना बड़ा बना है। और मान लो आपका ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है और इमेज बनी है 2 सेंटीमीटर की, तो क्या आना चाहिए आधा आना चाहिए, आधा तो बना है तो मैग्निफिकेशन आधा आना चाहिए, तो इमेज की 2 और ये 4 तो कितना हो जाएगा बेटा 1/2, मतलब आधा बना है। मैग्निफिकेशन का फील आया, फील ऑफ मैग्निफिकेशन आया आप लोगों को? अगर फील आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे बढ़े। अगर फील आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, देखो आगे क्या होगा। अब ये इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, -v/u। चलो ये फॉर्मूला तो हमें पता चला कैसे आया, तो डिफिनेशन है मैग्निफिकेशन की, लेकिन ये पार्ट कहाँ से आया वो हमें सीखना है। वो हमें क्या करना है बेटा, डेराइव करना है कि ये पार्ट कहाँ से आया। ये जो I/O है वो कैसे -v/u के बराबर हुआ, ये चीज़ हमें जाननी है, इसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। क्या करनी है बेटा, इसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। हम डेराइव क्या करने वाले हैं, ये नीचे वाली चीज़। मैग्निफिकेशन का मतलब हमें समझ में आया कि कितना गुना बन रहा है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले में ये कहाँ से आया वो हम देखते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ ही साइन रखना है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसी में गलती होती है। तो इस डेरिवेशन में भी हमारा ऐसा ही होने वाला है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मान लो एक रे आई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को मोल लेते हैं ए। एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होके गई, दूसरी रे आई बेटा पोल से, वो कहाँ से जाएगी, ऐसे कुछ चली जाएगी, ठीक है, ऐसे कुछ चली जाएगी। अब मान लो थोड़ी देर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि इमेज में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं हमारी इमेज बन गई। अब इमेज कैसी बनी है बेटा, ये ए बी था, ये क्या बनी है ए डैश और ये बी डैश, ठीक है, ऐसा कुछ बना है। अब ज़्यादा ध्यान ये मत देना कि इमेज गलत बनी है सही बनी है, बस आपको ध्यान क्या देना है बेटा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ें हैं, ये कैसे आया वो चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, उसको हम लोग बोलते हैं यू। और जो इमेज से लेके पोल की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग वी बोलते हैं। अब नाम दे देते हैं इसको, एम दे देते हैं नाम इसको तो पी नाम है ही इसका। और किसी को कुछ नाम देने की ज़रूरत है क्या, कोई नाम देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम 2 ट्राइंगल हमारे पास हैं, एक ये वाला ट्राइंगल है, मैं आपको दिखाऊं 2 ट्राइंगल, अगर ना दिख रहा हो तो एक ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, दिखा, और फिर एक ये वाला ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है बेटा, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसका भी एक एंगल थीटा है, इसका भी एक एंगल थीटा है। दिखा कि नहीं सबको, बोलो। इसको मिटा रहा हूँ तब देखना आराम से, इससे ज़्यादा नहीं मिटेगा। मैंने क्या बोला बेटा, ये एंगल थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। इस वाले ट्राइंगल में बात करो, एक एंगल थीटा एक 90, इस वाले ट्राइंगल में भी एक एंगल थीटा और एक ये तो 90 हो गए। तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया से क्या होंगे बेटा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ट्राइंगल है ए बी एम, क्या ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। बोल सकता हूँ क्या, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या है, सिमिलर है। अब जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो बराबर होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी और बी पी। अच्छा, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है तो इसको आई बोल सकता हूँ, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसको ओ बोल सकता हूँ, बी डैश पी डैश क्या है बच्चों, अच्छा ये नीचे बना है, अच्छा इमेज जो नीचे बनी है तो माइनस में लेंगे, जो भी चीज़ें नीचे होती है उसको क्या लेते हैं बेटा, माइनस में लेते हैं, उसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो बी डैश पी डैश क्या है, बी डैश पी डैश क्या है, इमेज की डिस्टेंस जिसको वी बोलते हैं, और इस तरफ बन रहा है तो माइनस वी। और ये क्या है बेटा, ए डैश बी डैश, वो बी पी क्या है, बी पी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो भी माइनस में लेंगे तो ये कट जाएगा, आई अपॉन ओ, इधर माइनस को उधर भेज देते हैं तो माइनस बी अपॉन यू। यहाँ से आया ये फॉर्मूला, यहाँ से आया बेटा ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ये हमारी डेरिवेशन हो गए कंप्लीट। अब हमें करने हैं लाइन से सवाल। अब सवाल करने का मैं आपको दूंगा 1 मिनट का टाइम, अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो उसी सवाल को मैं भी सॉल्व करूंगा।
तो हम पहले सवाल की तरफ बढ़े। हाँ, पहला सवाल कहाँ गया? ये पहला सवाल। पहले सवाल के ये ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये ऑप्शन नहीं है। क्या है सवाल? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड कैरेक्टरिस्टिक। पोजीशन भी बताना है और उसका कैरेक्टर भी बताना है फॉर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ है, अगर ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखें तो क्या बनेगा, उसका किस जगह पे बनेगा और क्या नेचर होगा। 20 पे रखें तो क्या बनेगा, कैसा बनेगा। 15 पे रखें, 10 पे रखें और 5 पे रखें, और या फिर इन्फिनिटी पे रखें। अब ये बात याद रखना बच्चों, जब भी जो v आता है वो अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। वर्चुअल मैंने समझाया था स्टार्टिंग में ही। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, मतलब उस तरह मिरर के उस साइड जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, और जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो उसके साथ साथ इरेक्ट होती है। और अगर v नेगेटिव आ रहा है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी बन रही है, तो अगर नेगेटिव आ रहा है v तो होती है नेगेटिव, तो होती है इमेज हमारी रियल। रियल के साथ साथ इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट। ठीक है, याद रखना। तो बताओ नेचर, पोजीशन, सारी चीजें। पहले का सब लोग सॉल्व करेंगे, पहला वाला सॉल्व कर दो, बाकी मैं सॉल्व करता हूं। पहला वाला सॉल्व कर दो, बाकी मैं सॉल्व करता हूं। कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी, कब रियल होती है, कब वर्चुअल होती है, कब इरेक्ट होती है, ठीक है। और यहां तक कि आप बता सकते हो बड़ी छोटी भी कब बनती है, वो मैं भी बता दूंगा थोड़ी देर में। पहले आप इतना करो, पहले बच्चों क्या करो, इतना करो। आप छोटा मैं करना चाह रहा था, इसको हो जाएगा छोटा। एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर में। पहले कुछ सवाल बेसिक, पहले बेसिक फॉर्मूला सीखा है तो उसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए आपको। बेसिक सॉल्व कर लो, फिर उसका टफ जो भी रहेंगे वो तो हम सॉल्व करते ही रहेंगे। बताओ पहले का आंसर आया क्या? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको सॉल्व। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डेली वर्कआउट जाते ही ग्रुप में। ग्रुप में क्या, ऐप पे जाता है, ऐप पे आप देख लीजिएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10। कॉन्केव मिरर का जो भी फोकस होता है वो कैसा होता है बच्चों, याद रखना, -10। अब अगर मैं पहला वाला सॉल्व करूं तो इसके लिए u क्या दे रखा है, u भी हमेशा नेगेटिव में होता है, तो हमें v निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। तो 1/f क्या है, 1/-10। v क्या है, v हमें निकालना है, u क्या है बच्चों, 1/-30। अब इधर भेज देते हैं, 30 तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/30 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करो तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 1 - 3, तो 1 - 3 मतलब -2 हो जाएगा, -2/30 इज इक्वल टू 1/v। तो काटेंगे तो 15 आ जाएगा, -15, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -15। क्या आ जाएगा बच्चों, -15 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। अगर -15 है तो इमेज कैसी बन रही है, माइनस मतलब रियल और इन्वर्टेड। क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बड़ी बनेगी या छोटी निकालने का हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला था, -v/u, तो वो भी चेक कर सकते हैं। -v, v की वैल्यू क्या है, -15, तो -15/v कितना है, u कितना है, -30, तो ये -5, तो क्या हो जाएगा, -1/2। 1/2 का मतलब क्या है, आधी बन रही मतलब छोटी बनेगी। छोटी का मतलब क्या होता है, डिमिनिश्ड। आप सारी चीजें बता सकते हो, इमेज की एक चीज पता करके आप सारी चीजें बता सकते हो। अब अगली चीज देखो, 20 आप कर लोगे खुद से, 15 भी आप कर लोगे, 10 वाला भी कर लोगे, इन्फिनिटी वाला मैं बता देता हूँ। ये सब होमवर्क है, जो बाकी बचे हैं वो होमवर्क हो जाएंगे। f मतलब जो इन्फिनिटी दे रखा था उसको बता देता हूँ, इन्फिनिटी वाला। f नहीं, f तो कितना दिया है एक बार देख लो, f कितना दिया है, 10 दे रखा है, f तो 10 ही है, वही सवाल है ना सेम। f क्या है बेटा, -10 है, लेकिन इस बार u क्या है, इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी, माइनस है तो -इन्फिनिटी लगा देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इन्फिनिटी माइनस हो या प्लस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू
1/u प्लस 1/v, यही फॉर्मूला होता है, या 1/v प्लस 1/u कुछ भी कर सकते हैं। 1/f क्या हो जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/u मतलब 1/∞ प्लस 1/v। अब 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/10, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -10। मतलब फोकस पे ही इमेज बनेगी, ये हमने पढ़ा भी है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है बच्चों, फोकस पे बनती है। तो ये आपका बाकी होमवर्क रहेगा। कॉन्वेक्स का एक बता दूं, कॉन्वेक्स का भी एक सवाल बता देता हूँ, बाकी होमवर्क कर लेना, ठीक है। कॉन्वेक्स का भी एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है बच्चों। क्या इतना समझ में आया सवाल? पहले इतने के लिए थम्स अप कर दो, फिर कॉन्वेक्स का बताऊँ आपको। इतने के लिए पहले थम्स अप करो, फिर कॉन्वेक्स का बताऊँ। बता दो पहले इतना समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दो जल्दी से। अगर समझ में आया बेटा तो जल्दी से थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे की क्लास आगे कंटिन्यू करूँ। चलो अगर आगे समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप पूछ सकते हो आपको पूरा हक है, और इसको भी ट्राई कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। छोटा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। कोई नहीं, हो गया छोटा, ठीक है। इसका पहला वाला कर दो, इन्फिनिटी वाला इसका आप लोग कर लेना, ठीक है। समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो फोकल लेंथ जो भी होता है कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बेटा? हमेशा पॉजिटिव। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। तो एफ इसका कितना हो जाएगा फोकल लेंथ? एफ इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। और यू कितना? यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कुछ भी लो, 30। सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही होता है। 1/f क्या हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू v आपको निकालना है। u कितना दे रखा है 1/-30, v ही निकालना है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ठीक है v निकाल, इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/20, और ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v। इसका v हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने बताया था v हमेशा पॉजिटिव आएगा लास्ट क्लास में। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम से अच्छा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 + 20 अपॉन 600 1/v, तो क्या हो जाएगा 50/600, 5 तो 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। ये फोकस के अंदर ही रहेगा हमेशा, कभी भी इसका v फोकस से ज़्यादा भी नहीं आएगा, कभी भी इसका फोकस से ज़्यादा भी नहीं आएगा। फोकस के बराबर आ सकता है इन्फिनिटी वाले केस में, फोकस से ज़्यादा नहीं आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक आध मैग्नीफिकेशन का एक सवाल करते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। एक सवाल मैग्नीफिकेशन का कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अब फिर वापस से कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, चलो छोटा मोटा नहीं करेंगे। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है वापस से। एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का जो भी फोकल लेंथ दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दिया बच्चों? 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है, माइनस रहेगा, कॉनकेव है इसलिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब क्या बताना है? इन फ्रंट ऑफ, अच्छा, और यू दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इज केप्ट इन द फ्रंट ऑफ दैट, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। निकाल लेते हैं पोजीशन, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। एग्जैक्ट साइज भी निकल जाएगी इमेज की, क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, v निकाल लो। सबसे पहले क्या करो बेटा, v निकाल लो। u मतलब माइनस में ही होगा, जाहिर सी बात है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है 1/-10 है, इज इक्वल टू 1/v निकालना है। ये क्या है बेटा? अब इसको इधर भेज देते हैं, तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेने से अच्छा है मेरा तरीका, इज इक्वल टू 1/v। अब 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा -5/150, ठीक है 15, तो 1/-30। तो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -30 आ गई। v की वैल्यू क्या आ गई? -30। तो पोजीशन निकल गया। कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो,
माइनस है तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। अब उसके बाद देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमने पढ़ रखा है आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, रख देते हैं। आई हमें नहीं पता है, ओ 2 दे रखा है, वी माइनस वी मतलब माइनस 30, और यू भी हमें पता है, यू कितना था, -15 था, क्या था, -15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं सॉल्व करूँ, आई अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 30 अपॉन -15, 15 बन जाए 15 15 और 30, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस भी है तो -2 × 2 विच इज़ 4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा बच्चों, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, एनलार्ज बन रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। पहले बताओ समझ में आया या फिर नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।